सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर पैटर्न देखेंगे जो सिविल सर्विसेज मेन की परीक्षा 2020 में पूछा गया है। पेपर 1 पेपर 2 हम इसी वीडियो में आज देखेंगे किस तरह का सवाल पूछा गया है। दोस्तों, अगर इसका PDF आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल से लिंक करके आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपको मैक्सिमम 250 नंबर का सवाल रहेगा और 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इसके गाइडलाइंस में कुछ ऐसा कहा गया है कि आपको 8 प्रश्न दिए रहेंगे जिसमें कि आपको 5 क्वेश्चन का उत्तर देना होता है और सवाल संख्या जो 1 और 5 है ये अनिवार्य होता है आपको करना। दोस्तों, सवाल है, आइए सवाल देखते हैं। यहाँ पे जो पहला सवाल है ये कह रहा है कि लोक प्रशासन का सामर्थ्य लोक नीति निर्माण तथा क्रियान्वयन की जटिलताओं और बारीकियों की अन्वेषणा में है, विवेचना कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपको डिस्कस करना है कि स्ट्रेंथ जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो उसके एक्सप्लोरेशन में है, उसके कॉम्प्लेक्सिटीज़ के एक्सप्लोरेशन में है। अगला सवाल है कि टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण के सिद्धांत और कार्यवाही के सिद्धांत में अंतर नहीं किया गया है। यहाँ पे दोस्तों आपको टेलर्स के साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। अगला सवाल है कि विधि के शासन के अनुप्रयोग में स्वेच्छाचारिता कमजोर शासन का प्राथमिक कारण है, विवेचना कीजिए। आपको यहाँ भी डिस्कस करना है। यहाँ पे है कि आर्बिट्रेरीनेस जो है ये एप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ पुअर गवर्नेंस। जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व के संदर्भ में संगठन के विभाग, मंडल तथा आयोग संगठन के भिन्न प्रारूप हैं, विश्लेषण कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि डिपार्टमेंट्स, बोर्ड, कमीशंस जो एज ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसिमिलर हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे आपको एनालाइज करना है। देखिए, अगला सवाल है कि प्रशासनिक मानव, मनोवैज्ञानिक मानव तथा तार्किक मानव का सेतु बंधन है, व्याख्या करिए, एक्सप्लेन करना है आपको। एडमिनिस्ट्रेटिव मैन ब्रिजेस द साइकोलॉजिकल मैन एंड द रेशनल मैन। अगला सवाल है, शासन की ओर गतिशीलता प्रबंध एवं लोक प्रशासन के लिए एक सांगठनिक अवधारणा है क्योंकि प्रशासन का केंद्र बिंदु नौकरशाही राज्य से खोखला राज्य और तृतीय पक्ष सरकार की ओर स्थानांतरित हो रहा है। यहाँ पे आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है, यानी कि आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है किस तरीके से जो गवर्नेंस का मूवमेंट है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज करने का, मैनेज करने का, वो फोकस जो है दोस्तों वो शिफ्ट हो रहा है ब्यूरोक्रेटिक स्टेट से होलो स्टेट और उसके बाद थर्ड पार्टी गवर्नमेंट की तरफ। भविष्य के संगठन स्वायत्ती अनुकूली संरचनाएं होंगी परंतु वो अस्थायी व्यवस्थाएं होंगी। वॉरेन बेनिस के संगठन के नए प्रारूप का चरित्र चित्रण किस प्रकार से किया है, यहाँ पे देखिए, विवेचना कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पे बताना है, डिस्कस करना है वॉरेन बेनिस की कैरेक्टरिस्टिक्स, देन जो कैरेक्टराइज करते हैं न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उस चीज़ के बारे में। उत्पादकता कार्यदशाओं का परिणाम नहीं बल्कि कार्य निष्पादन के प्रति कामगारों की भावनात्मक प्रतिक्रिया का परिणाम है। क्या एल्टन मेयो ने के निष्कर्ष समसामयिक संगठनों में प्रासंगिक है? यहाँ पे आपको बताना है कि प्रोडक्टिविटी जो है इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ वर्किंग कंडीशंस लेकिन जो रिजल्ट ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स है वर्कर्स का टू वर्क परफॉर्म। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि क्या एल्टन मायोस की फाइंडिंग रेलिवेंट है आज के ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है कि निष्पादन सूचना उपयोग सांगठनिक व्यवहार का एक प्रारूप है जो व्यक्ति, कार्य, सांगठनिक एवं पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यानी कि यहाँ पे बताया गया कि परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन यूज़ एक तरह का फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो कि प्रभावित होता है इंडिविजुअल से, जॉब से, ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट फैक्टर से। तो आपको यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज करना है। नव लोक सेवा लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार के आधार हेतु लोकतंत्र एवं नागरिकता पर जोर देती है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि आपको इलुसिडेट करना है, आपको थोड़ा डिटेल्स में बताना है कि जो न्यू पब्लिक सर्विस है वो एम्फेसाइज करती है डेमोक्रेसी और सिटीजनशिप पे, कि वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिस वही है। अगला सवाल है दोस्तों कि नव लोक प्रबंध के
अंतर्गत जवाबदेता आमूल परिवर्तन से गुजरी है। यद्यपि संकेंद्रण निरंतर प्रबंध पर रहा है। टिप्पणी करिए, यानी कि कमेंट करना है। अकाउंटेबिलिटी जो है, जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है उसमें एक रेडिकल चेंज हो गई है अकाउंटेबिलिटी की, जबकि फोकस जो है वो अभी भी यही है कि मैनेजमेंट पे ही रिमेन रहे। अगला सवाल है कि प्रशासनिक कानून के क्षेत्र में हुए विकास राज्य और समाज के बीच तथा न्याय और प्रशासन के बीच बढ़ती धुंधली सीमाओं को प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रशासनिक कानून संविधान की तुलना में अधिक संवैधानिक बन चुका है? तर्क करिए। यानी कि आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको आर्गू करना है, आर्गूमेंट्स के साथ यहाँ बताना है कि किस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है कि डेवलपमेंट हो रही है, किस तरीके से ब्लर होता जा रहा है बाउंड्री बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी और जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। तो आपसे पूछा गया कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है अब वो ज़्यादा मतलब बड़ा हो गया है कॉन्स्टिट्यूशन से? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। अगला सवाल है कि प्रेरण के विषय वस्तु तथा प्रक्रिया सिद्धांत का केंद्र बिंदु एक ही है, किंतु दृष्टिकोणों में भिन्नता है। क्या आप सहमत हैं? कारण दीजिए। यानी कि जो कंटेंट एंड प्रोसेस थ्योरीज है मोटिवेशन का, वो हैव द सेम फोकस लेकिन डिफरेंट अप्रोचेस। सेम फोकस है लेकिन डिफरेंट अप्रोचेस है, आपको ये बताना है, अपने रीजन्स देने हैं। अगला सवाल है नागरिक केंद्रिकता एवं अधिकार आधारित दृष्टिकोण पर जोर नागरिकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से है। उपर्युक्त के प्रकाश में क्या प्रशासनिक जवाबदेता उन्नत हुई है? अपने तर्क को उचित सिद्ध कीजिए। यानी कि जो थ्रस्ट है ऑन सिटीजन सेंट्रिसिटी, यानी कि जो सिटीजन को सेंटर मान के चलते हैं, और जो राइट उनकी जो अधिकार है वो बेस्ड कर अप्रोचेस एम टू एम्पावर द सिटीजन्स। इन द लाइट ऑफ द अबव हैज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी इम्प्रूव। बेसिकली आपको ये बताना है कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी इम्प्रूव हुई है। आप बताइए और जस्टिफाई करिए अपने आंसर को। यहाँ पूछा गया आपको कि तुलनात्मक लोक प्रशासन ना तो अपने किसी प्रतिमान से शुरू हुआ और ना कोई विकसित किया। टिप्पणी करिए। यानी कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, ना ही कोई पैराडिम ऑफ इट्स ओन एंड डेवलप्ड नन। यहाँ पे आपको टिप्पणी करना है। अगला सवाल है कि बाजार पद सोपानीय संरचनाओं और नेटवर्क्स सरकार में आधुनिक शासन संचालन का प्रतिनिधित्व करते हैं। व्याख्या करिए। यानी कि मार्केट्स, हायरार्कीज और नेटवर्क जो होते हैं इसी से रिप्रेजेंट करता है मॉडर्न गवर्निंग स्ट्रक्चर इन गवर्नमेंट। अगला सवाल है क्या नीति विश्लेषण राजनैतिक और सामाजिक व्यवस्था में यथाशक्ति के औचित्यपूर्णता का प्रमुख स्रोत बन चुका है? यानी कि जो पॉलिसी एनालिसिस है वो एक मेजर सोर्स है जो लेजिटिमेशन है स्टेटस क्यो का, पॉलिटिकल और सोशल ऑर्डर का। ये आपको पूरी बात डिस्कस करना है। राजकोषीय नीति को असमता, जटिलता और सुधार विरोध को संबोधित करना चाहिए। व्याख्या करिए। फिस्कल पॉलिसी जो है उसको एड्रेस करना चाहिए, जो इनइक्विटी है, इंट्रिकेसी है एंड ऑब्सक्योरेंटिज्म है, इन सारी चीज़ों को भी एड्रेस करना चाहिए। आपको पूरी बात एक्सप्लेन करना है। कदाचार के निवारण हेतु राजनैतिक एवं प्रशासनिक स्तरों पर नैतिक मूल्यों के संस्थाकरण की आवश्यकता है। एक सेकेंड। औचित्य सिद्ध कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपको जस्टिफाई करना है कि जो प्रिवेंशन ऑफ मिसकंडक्ट है उसमें इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ एथिकल वैल्यूज़ भी होना चाहिए पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि प्रशासनिक विचारों को उस पर्यावरण के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिसमें वे विकसित होते हैं। उपर्युक्त कथन के प्रकाश में लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययनों पर नव लोक प्रबंधन तथा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपको बेसिकली बताना है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियाज़ है उसको इन्वायरमेंट के कंटेक्स्ट में भी देखना चाहिए कि जहाँ वो डेवलप करता है। ठीक है, इसी स्टेटमेंट के संदर्भ में आपको एग्जामिन करना है, यानी कि सही गलत बताना है कि किस तरीके से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन आईटी जो है वो कंपैरेटिव स्टडी कर रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि सामाजिक आर्थिक विकास में सकारात्मक प्रयास भेदभाव का पूर्ण रूपेण निराकरण नहीं कर पाया है। महिला
सशक्तिकरण के संदर्भ में इसकी विवेचना कीजिए। यानी कि अफर्मेटिव एक्शन जो दोस्तों सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किया गया है वो पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हटाया है। इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको वुमेन एम्पावरमेंट पे चर्चा करना है। क्या राजनीतिक वास्तविकताओं के प्रमाण आधारित नीति निर्माण की गति को बाधित किया है? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि जो पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं वो क्या थॉटेड किया है मूव टूवर्ड्स एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन करना है आपको। भूमंडलीकरण राष्ट्रीय नीति निर्माण के संदर्भ को प्रभावित कर रहा है। राष्ट्रीय नीति कार्य सूची अंतर्राष्ट्रीय बनती जा रही है। व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन करिए कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो हमारे नेशनल पॉलिसी मेकिंग को इम्पैक्ट कर रहा है। हमारा जो नेशनल पॉलिसी एजेंडा है वो इंटरनेशनल होता जा रहा है, जैसे कि कश्मीर इश्यूज़ है। ठीक है, अगला है कि लोक सेवा प्रदायगी के लिए सहयोग और इसके सजातों को शासन के दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। टिप्पणी करिए, कमेंट करना है आपको। कोलैबोरेशन और उसके जो कॉग्नेट्स हैं पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए। गवर्नेंस के लेंस यानी कि गवर्नमेंट के चश्मा से, गवर्नेंस के चश्मा से देखने की ज़रूरत है, ना कि गवर्नमेंट। दोस्तों याद रखिएगा गवर्नेंस और गवर्नमेंट में बहुत बड़ा डिफरेंट होता है। प्रशासनिक सुधार प्रतिरोध के विरुद्ध प्रशासनिक रूपांतरण का एक कृत्रिम प्रलोभन है। यहाँ पे इससे निजात पाने के लिए प्रतिरोधों एवं प्रलोभनों की प्रकृति की पहचान करिए। यानी कि यहाँ पे गेराल्ड कैडन के जो बात है यहाँ इनके संदर्भ में आपको बताना है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है आर्टिफिशियल इंडस्ट्रीमेंट है ट्रांसफॉर्मेशन का। अगला सवाल है सूचना प्रौद्योगिकी में विकास की विघटनकारी प्रकृति ने विगत एक दशक में ई शासन की रूपरेखाओं को परिवर्तित किया है। विश्लेषण करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आईटी के डेवलपमेंट किस तरीके से ई गवर्नेंस को चेंज किया है 10 साल में, ये आपको चीज़ें बतानी है। अगला है कि निष्पादन प्रबंधन रूपरेखा निष्पादन के नियोजन प्रमापन और अनुश्रवण के बीच देखने की स्पष्टता को सक्षम बनाता है। आलोचनात्मक विश्लेषण करिए। यानी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो होता है वो क्लियर लाइन देता है प्लानिंग, मेजरिंग और मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस में। काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पे। अगला सवाल है कि निष्पादन बजटन के उद्देश्यों में खर्च वरीयताकरण, प्रभावशीलता तथा कार्यकुशलता का उन्नयन करना है निहित है। क्या निष्पादन बजटन के ने सरकारी व्यवस्था में प्रभावशाली रूप से कार्य किया है? तर्क करिए, यानी कि आर्गूमेंट्स करिए, आर्गू करके बताइए आप किस तरीके से जो परफॉर्मेंस बजटिंग का ऑब्जेक्टिव है उसमें एक्सपेंडिचर को प्रायोरिटाइज किया गया है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को भी। तो आइए दोस्तों हम सेकंड पेपर डिस्कस करते हैं। हमारा पहला पेपर कंप्लीट हो गया। सेकंड पेपर में पूछा गया है कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेटेड अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन एंड एक्स्ट्रा इंडियन एलिमेंट्स। आपको डिस्कस करना है कि जो मुगल प्रशासन में भारतीय और गैर भारतीय तत्वों का संयोजन शामिल था, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है कि नौकरशाही मूल्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों में स्थिर और निरंतर टकराव रहता है जिससे विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्या आप सहमत हैं? विस्तार में समझाइए, इलाबोरेट करना है आपको कि हमेशा कांस्टेंट और कंटिन्यूअस कॉलिजन होता है ब्यूरोक्रेटिक वैल्यूज़ में और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में, जो कि डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। अगला सवाल ये है कि संसदीय समितियाँ संसदीय कार्य के विचारोत्तेजक केंद्र कोर पर है जो कि विधायी शोधन के लिए महत्वपूर्ण है। विस्तार में समझाइए। यानी कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो है वो डेलिबरेटिव कोर है ऑफ द पार्लियामेंट्री वर्क के, जो कि क्रूशियल है रिफाइनिंग लेजिस्लेशंस के लिए। अगला सवाल है कि भारतीय विविधता को ध्यान में रखते हुए एक आकार सभी के लिए नियोजन सूत्र को सांकेतिक नियोजन के पक्ष में रद्द किया गया। भारत के लिए यह किस हद तक लाभदायी रहा है? यानी कि जो दोस्तों इंडिया के डाइवर्सिटी को कंसिडर करते हुए जो प्लानिंग पैटर्न है वन साइज फिट्स ऑल।
तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पे आपसे वन साइज फिट्स ऑल के बारे में पूछा है, किस तरीके से डिस्कार्ड करता है इंडिकेटिव प्लानिंग में। भले ही सभी राज्य एक साथ मिल जाएं, वे वस्तु एवं सेवा कर परिषद में निर्णय लेने में अपनी बात नहीं मनवा सकते जब तक कि संघ सहमत ना हो। भारत में संघवाद के परिदृश्य में इसका विश्लेषण कीजिए। जीएसटी के संदर्भ में आपसे पूछा गया है दोस्तों कि चाहे जितने भी इवेंट, अगर सारे स्टेट्स को कंबाइन कर दिया जाए, दे कैन नॉट हैव देयर वे इन द डिसीजन मेकिंग जीएसटी काउंसिल में अनलेस, जब तक कि उस पर यूनियन अग्री नहीं करते। यहाँ पे बेसिकली आपको बताना है फ्यूडलिज्म के बारे में। दो तरह का फ्यूडलिज्म होता है ना, कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फ्यूडलिज्म। अगला सवाल है, शासन में जिला प्रशासन सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। ज़्यादातर केंद्रीय एवं राज्यीय योजनाएं एवं कार्यक्रम जिला प्रशासन की ओर निर्देशित किए जाते हैं। इस संदर्भ में जिला प्रशासन के समक्ष चुनौतियों और समस्याओं का विवेचन कीजिए। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है गवर्नेंस में। तो बहुत सारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम्स जो होते हैं वो डायरेक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। तो इसी संदर्भ में आपको बताना है कि ये चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स क्या जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पोज किया गया है, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अगला सवाल है कि भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग व्यापक परिमाण में भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, जबकि दार्शनिक भाग में कई अन्य स्रोत हैं। दार्शनिक भाग के स्रोतों की विवेचना कीजिए। यानी कि जो स्ट्रक्चरल पार्ट है दोस्तों हमारे संविधान का, उसका बहुत सारा जो लार्ज एक्सटेंट है वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ले लिया गया है, लेकिन जो इसका फिलॉसफिकल पार्ट है उसका क्या सोर्स है वो आपको बताना है। इसके फिलॉसफिकल पार्ट का सोर्स क्या है, वो कहाँ से लिया गया है। भारत की लोक सेवाएं ब्रिटिश राज्य से विकसित हैं। इन सेवाओं के भारतीयकरण का पथ निर्धारण करिए। यानी कि जो पब्लिक सर्विसेज इंडिया में है वो ब्रिटिश राज का ही इवोल्यूशन है। ठीक है, तो उस तरीके से आपको बताना है कि ट्रेस करना, यानी कि शुरू से आपको लास्ट तक का बताना है। इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज, किस तरीके से सर्विसेज जो था ब्रिटेन से इंडियंस के को मिला। नेक्स्ट है, क्या सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख निकायों का निजीकरण भारत में लोकहित के लिए अच्छा संकेत है। उपयुक्त उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। यानी कि प्राइवेटाइजेशन जो है आप पूछा गया है कि क्या ये की पब्लिक सेक्टर बॉडीज़ है जो कि ये अच्छा करेगा, वेलफेयरिज्म लाएगा इंडिया में। ये आपको सुटेबल इलस्ट्रेशंस के साथ यहाँ पे आप अच्छे एग्जाम्पल के साथ बताइए। लोकतांत्रिक मूल्यों की भावनाओं की आवश्यकता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पूर्ण रहे। यह सही अवसर है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा AIJS की स्थापना की जाती। विस्तार में समझाइए। ठीक है, यानी कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, जैसे कि यूपीएससी के एग्ज़ाम कंडक्ट होता है वैसे ही। तो जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है वहाँ पे कह रहा है कि हमारी जुडिशरी है इसको भी कंप्लीट यानी रिमेन्स एब्सोल्यूट जो है उसको भी इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए। ये पूरी चीज़ आपको बतानी है। अगला सवाल है कि समय की मांग है कि भारतीय निर्वाचन आयोग एवं उसके आयुक्तों को सुदृढ़ किया जाए। इसके अधिक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष करने के लिए सुझाव दीजिए। यानी कि यहाँ पे देखिए पॉलिटी से काफ़ी क्वेश्चंस आप रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि स्ट्रेंथन करने के लिए इलेक्शन कमीशन इंडिया का है और जो कमिश्नर्स जो हैं उनको क्या ज़रूरत है, इज़ द नीड ऑफ द आवर, मतलब इनको और रिफॉर्म और स्ट्रेंथ करने की ज़रूरत है। इसको कुछ मेजर्स बताइए, कुछ आप बताइए, कुछ स्टेप्स बताइए जिसको कि इनको और इंडिपेंडेंट किया जाए और इम्पार्शल किया जाए। अगला सवाल है कि वर्तमान महामारी की स्थिति के संदर्भ में राष्ट्रीय व्यवस्था नीति का परीक्षण कीजिए। समस्याओं को पहचानिए और सुधार के सुझाव दीजिए। यानी कि यहाँ पे बताया गया कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी को एग्जामिन करिए। करंट पेंडेमिक सिचुएशन को लेके आप प्रॉब्लम्स बताइए, समझिए और आप सजेस्ट कीजिए इम्प्रूवमेंट। बहुत सिंपल है, ठीक है, आपको देख के समझ के आपको बताना है। सरकारों के बनने और विघटन में राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के महत्वपूर्ण भूमिका हासिल कर ली है।
गठबंधन सरकारों की परिस्थितियों में उदाहरण सहित परीक्षण कीजिए। यानी कि जो स्पीकर हैं स्टेट असेंबली के, उन्होंने काफ़ी अच्छा रोल, सिग्निफिकेंट रोल अपना उनका बन गया है फॉर्मेशंस और सरकार बनने में और सरकार गिरने में। तो यहाँ पे आपको एग्जामिन करना है सर्कमस्टांसेस ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट का एग्जाम्पल के साथ। जिला स्तर पर पुलिस जिला दंडनायक के समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करती है। यानी कि आप कमेंट करिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पुलिस फंक्शन करती है ओवरऑल सुपरविजन और कंट्रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि लोकतांत्रिक सरकारों में सिविल सेवाओं की राजनीतिक तटस्थता एक मुख्य सिद्धांत माना गया है। क्या भारत में इसके व्यवहार में पवित्रता बनाए रखी गई है? विस्तार में समझाइए। क्या पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी जो सिविल सर्वेंट्स की है वो माना गया है कि एक इम्पॉर्टेंट कार्डिनल प्रिंसिपल्स है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में? क्या इसकी सैंक्टिटी जो मेंटेन किया गया है इंडिया में? तो आपको ये पूरा इलोबरेट बताना है। बजट राज्य व्यवस्था के वित्तीय स्वास्थ्य का सूचक है जो उसकी आय और व्यय की विवरणी में प्रतिबंधित होता है। विवेचना कीजिए, डिस्कस करिए कि जो बजट है वो इंडिकेटर है फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द पॉलिटी का, जो कि इनकम और एक्सपेंडिचर का रिफ्लेक्शन है। अगला सवाल है दोस्तों कि पंचायती राज पंचायती राज संस्थाएं अभी भी राज्य के नियंत्रण एवं नौकरशाही के प्रभुत्व से ग्रस्त हैं। अपने कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है अभी भी जो है वो परेशान है स्टेट के कंट्रोल में और ब्यूरोक्रेसी के डोमिनेंस में। अपने केसेस बताइए, आर्ग्यू कीजिए, क्योंकि वहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं बोला गया इनको। शहरी स्थानीय शासन हमेशा से वित्तीय स्वायत्तता के अभाव और धन की कमी से पीड़ित रहता है। आप इसको इलाबोरेट करिए, विस्तार में बताइए। जो अर्बन लोकल गवर्नेंस है परपेचुअली एफ्लिक्टेड विद द लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंड स्टारवेशन ऑफ फंड्स। वहाँ पे पैसे की कमी रहती है, फंड्स नहीं मिलता है अर्बन लोकल गवर्नेंस में। तो यहाँ भी आपको लोकल बॉडीज़ जो हमारी है उसके बारे में बताना है। ये हो गया आपको रूरल अर्बन गवर्नमेंट और ये हो गया अर्बन। ये रूरल गवर्नमेंट हो गया यानी पंचायती राज, और ये अर्बन हो गया। अगला है कि पुलिस जांच को अभियोजन से पृथक करने की लंबे समय से मांग रही है। इसके गुणों और दोषों का विश्लेषण करिए। बहुत लंबे समय से डिमांड है कि पुलिस को जो है वो इन्वेस्टिगेशन से अलग कर देना चाहिए फ्रॉम प्रोसिक्यूशन से। तो इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को आपको बताना है। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय स्वायत्तता के आधार स्तंभ पर खड़ा है। इस संवैधानिक निकाय के कामकाज संबंधी मुख्य दोषों की विवेचना कीजिए और इसे सुदृढ़ करते हुए सुझाव भी दीजिए। यानी कि जो ऑफिस है कैग का दोस्तों, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल जिसको कहते हैं इंडिया, वो एक पिलर होता है ऑटोनॉमी का। इसके क्या लेकुनाज है फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। बेसिकली आपको कैग का इनकी लिमिटेशंस बतानी है और बताना है कि इनको और कैसे इंडिपेंडेंट और स्ट्रेंथ किया जाए। प्रशासनिक सुधारों का कार्यान्वयन विशालकाय एवं जटिल होता है। इन बदलावों को साकार करने के किस धक्के की कमी है? इम्प्लीमेंटेशन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का वो ह्यूमंगस है एंड आर्डस है। व्हाट लैक्स द पुश टू रियलाइज द चेंजेस। थोड़ा घुमा के पूछा है लेकिन ये सवाल जो है बहुत सिंपल है। सरकार के उच्च अधिकारियों के सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद पुनर्नियुक्ति एक नया चलन बन गया है। इसके फ़ायदे और नुकसान बताइए। यानी कि इमीडिएट पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स ऑफ हाई ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट हैव बिकम अ न्यू ट्रेंड। आपको इसके प्रॉस एंड कॉन्स बताना है। शहरी स्थानीय शासन में वार्ड समितियां मात्र कागजी शेर रह गए हैं। स्थानीय पदाधिकारियों के सहयोग से प्रभावी जन सहभागिता के आदर्श को साकार करना अभी भी दुरस्त है। सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतराल का मूल्यांकन करिए। यहाँ पे वार्ड कम्युनिटीज़ के बारे में पूछा गया है।
ठीक है, कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट अभी भी काम मतलब पेपर टाइगर से ये कहने के लिए बस इनके पास पावर है, लेकिन एक्चुअली में इनके पास कोई पावर नहीं है। पुलिस को राजनीति की पकड़ से मुक्त और जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है। यह केवल कानून और व्यवस्था के लिए ही नहीं, वरन देश का विकास के लिए भी बड़ी चुनौती है। आपको यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन करना है, यानी कि पुलिस को ज़्यादा अकाउंटेबल और उनको पॉलिटिक्स से दूर रखने की ज़रूरत है। लोक सेवकों को नियम और प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए इतना अधिक प्रशिक्षित किया जाता है कि वे ब्यूरो उन्मादी बन जाते हैं। क्या आप सहमत हैं? औचित्य सिद्ध कीजिए। आप अग्री हैं तो जस्टिफाई करिए, अगर अग्री नहीं है तो भी जस्टिफाई करिए कि सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन किया जाता है रूल्स और प्रोसीजर्स इतना ज़्यादा फॉलो करने के लिए कि वो ब्यूरो क्रेजी में हो जाते हैं। प्रशासन में भ्रष्टाचार और अनाचारों के निराकरण के लिए पर्याप्त कानूनी तंत्र मौजूद है, लेकिन वे इस खतरे को किसी ध्यान देने योग्य सोपन तक अंकुश लगाने की विफल रहे हैं। इस कथन के प्रकाश में भारतीय राज्यों में लोकायुक्त संस्था की प्रभाविकता पर चर्चा करी, यानी कि यहाँ पे बहुत एडिक्वेट लीगल मैकेनिज़्म है कि ठीक है एड्रेस करने के लिए करप्शन को और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में मैल प्रैक्टिसेस चलते हैं, लेकिन वो सब फेल हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको बताना है लोकायुक्ता के बारे में कि किस तरीके से इनका रोल इम्पॉर्टेंट है। कमज़ोर वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद उनकी आवाज़ का पंचायती राज संस्थानों के दायरे में इच्छित प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, आपको बताना है कि ठीक है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे वीकर सेक्शंस की आवाज़ है वो उनका उतना इम्पैक्ट नहीं पहुँच पा रहा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है यहाँ पे। और आज का लास्ट सवाल है कि आदर्श रूप से नागरिक प्रशासन अंतराफलक विश्वसनीयता एवं उद्देश्यपूर्णता पर आधारित माना जाता है। वास्तविकता में उसे संदेह, संघर्ष, तनाव और खिंचाव में त्रस्त देखा गया है। क्या आप सहमत हैं? आप इलाबोरेट करिए कि जो आइडियल जो सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस है ये बेस्ड है, ये ट्रस्ट वर्दिनेस एंड पर्पसफुल में होता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में रियलिटी में होता क्या है कि देखा जाता है कि ये मतलब एकदम कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेंस रह रहा है, जो अपना पर्पस है वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों ये पूरा हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर पैटर्न देखा, किस तरह का सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो सवाल बहुत टफ तो नहीं है, लेकिन है कि इसमें सही कंटेंट की बहुत सही ज़रूरत होती है। तो आज की वीडियोज़ में इतना ही। थैंक यू।